हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आएँ तो हम उनको लीगली सपोर्ट कर पाएँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। अभिषेक बनर्जी की कल सरेआम पिटाई हुई और पिटाई होने के बाद पीसी भाईपो ने अच्छा खासा नाटक भी किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप भी मढ़ा। बहुत कुछ हुआ और मीडिया के एक सेक्शन में ये बड़ी बड़ी चर्चाएं भी रही कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ने स्वयं के ऊपर हमला कराया। स्वयं के ऊपर हमला कराने की जब बात है तो इसको लेके खास तौर से बीजेपी समर्थित मीडिया में ये था कि साहब कि ये स्वयं प्रायोजित हमला होगा। तो फिर मुझे भी इसके ऊपर उत्कंठा जागी और फिर मैंने अपने सोर्सेस से एडमिनिस्ट्रेशन और कोलकाता पुलिस वालों से जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और जानकारी ये लगी कि भाई साहब ये हमला जो कुछ जो भी हुआ यह पूर्णतया स्वतः स्फूर्त था। पूर्णतया स्वतः स्फूर्त था। न केवल पूर्णतया स्वतः स्फूर्त था, इसका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया था। और आप देख भी रहे होंगे जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें महिलाएं जो है वो अंडा लेके खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने अंडों से स्वागत किया, कुछ लोगों ने थापा मुक्की कर ली और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे कोई गंभीर चोट इत्यादि आई हो। उसके बाद फिर बाद में पीसी ने और भाईपो ने नाटक करने का प्रयास किया और जो वहाँ पर जो क्लिनिक था बेलव्यू क्लिनिक, वहाँ पर एडमिट कराया उनको और एडमिट कराया तो डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा नो सीरियस इंजरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर पीसी ने नाटक किया कि हम इनको ले जा रहे हैं और हम इनको कहीं और ले जाएंगे। भाई कहाँ ले जाओगे? झूठी रिपोर्ट आज की डेट में कौन देगा? सबको पब्लिक का भी डर है, पब्लिक का ही डर ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो भाई देखिए पूरी करेक्ट लाइन पे चल रही है। मुझे जो प्रशासन में लोगों ने ये बताया कि शुभेंदु अधिकारी तो यहाँ तक कह रहे हैं अफसरों से कि देखिए यदि हम आपसे कुछ भी कहें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है और ये मुझे लगता नहीं कि किसी चीफ मिनिस्टर ने कहीं और ये कहा होगा। कम से कम प्रेजेंट प्लॉट में तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आता। ये बात तो योगी जी ने भी नहीं कही होगी। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं अधिकारियों से कि देखिए हम आपसे कुछ भी कहें, मंत्री आपसे कुछ भी कहे, आप कोई भी कार्य ऐसा मत कीजिएगा जो कि आपको लिखित में आदेशित ना किया गया हो। यदि आपको जरा सा भी कहीं कोई भी आपको थोड़ी सी भी शंका है, आप स्वयं लिखित में आदेश मांग भी सकते हैं। कोई इसका बुरा नहीं मानेगा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी विधि विरुद्ध आदेश देने के हिमायती ही नहीं है। तो इसलिए हम आपको कोई आदेश देंगे तो हम उसको राइटिंग में कंफर्म भी करेंगे। अब आप सोचिए, जो सरकार इस तरह की बात कर रही हो, वो सरकार पर पीसी आरोप लगा रही है कि साहब इन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया। हमला सबको दिख रहा है और हमले का कारण क्या है ये भी सबको पता है। ये डीजे बज रहा है। डीजे मतलब जो बंगाल में बात चल रही है पॉपुलर, ये साहब ये डीजे बज रहा है और डीजे का अर्थ है
डिम और जूतो। डिम मतलब अंडा होता है, तो डिम और जूतों को मतलब जूता, तो अंडा और जूता बजेगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने सभी को, पब्लिक को, बीजेपी वालों को तो किया था। हालांकि बीजेपी वालों को मना किया जा रहा है पार्टी के द्वारा कि आप इस तरह के किसी कृत्य में सम्मिलित ना हो, लेकिन पब्लिक तो कह रही कि भैया हमको सबको तुमने कहा था कि डीजे बजेगा, तो डीजे का मतलब हमने ये समझा डिम और जूतो, तो हम डिम और जूतो तुम्हारे ऊपर बजा रहे हैं। पब्लिक का रिस्पॉन्स है रविंद्र संगीत और डीजे बाजपेयी है। की बोलो हेलो, की बोलो छिलो, अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी ने ये बातें कही थी, पब्लिकली लोगों को धमकाया था, और आपके अमित शाह तक को चैलेंज किया था। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। उसके अलावा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो 4 हुगली जिले की जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिन्होंने 2021 में जिता दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वो गोघाट, खानाकल और आरामबाग और पुरसुरा, ये 4 सीटें जो थी वो बीजेपी को मिली थी हुगली जिले में से। इस बार तो टोटल वहाँ पे 18 है, 18 में से ये 4 उनको मिली थी। इस बार 18 में से 16 मिली, 18 में से 16 मिली। तो इनको तो खुलेआम कहा था कि पिछली बार मैंने तुमको बख्श दिया, लेकिन इस बार मैं देखता हूँ तुमको कौन बचाता है। और मैं दीदी की तरह उदार नहीं हूँ, मैं पिशी की तरह उदार नहीं हूँ, और मेरा दायित्व है, मैं ध्यान रखूंगा तुम लोगों का। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। मतलब इतनी खुली धमकी मैंने तो आज तक किसी को भी, मैंने दुष्ट से दुष्ट देख लिए, यानी कि लालू से बड़ा दुष्ट कौन था चीफ मिनिस्टर, लेकिन भाई चुनाव के टाइम पे धमकी तो नहीं देता था। इस तरह की धमकी तो ओपन में शहाबुद्दीन जैसा दैत्य भी नहीं देता था। जो कुछ देता था वो अंदर अंदर देता था। ये तो भाई खुले में मंच से बोल रहा है। बीजेपी वालों को बोला कि देखते हैं कौन आता है पर्चा भरने, जो भी पर्चा भरेगा उसका उसका रविंद्र संगीत होगा और डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, ये उसका फेवरेट जुमला था। तो अब जहां भी वो जा रहा है तो पब्लिक उसका डीजे बजा रही है। गया भी किसके यहाँ था? लोग ये पूछ रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं कि जो लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं, यानी रवीश कुमार से, आपके कांग्रेस वालों से, और दूसरे जो बुद्धिजीवी तत्व हैं उनसे उनसे ये पूछ रहे हैं कि जब 321 लोग मरे थे 2021 के बाद की हिंसा में, तब आपके ट्वीट्स कहाँ थे? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कोई सीरियस इंजरी नहीं है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, 323 तक का केस नहीं बन रहा इसमें। भाई बीएनएस में अपने आप ट्रांसलेट कर लेना, मुझे पुरानी धारा याद है भाई, हम तो सीआरपीसी और आईपीसी के ज़माने के हैं, तो हमारे मुँह से स्वाभाविक रूप से तो पुरानी धाराएँ निकलती हैं। तो 323 तक का केस नहीं बन रहा। अब 323 में अब थप्पा-मुक्की हो गई तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, फिर जाओ। अब अपीयर हो जाके, धारा 200 सीआरपीसी में जाके वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराओ। कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं बना। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भाई अंग-भंग होना आवश्यक है। दाँत टूट जाए तो 324 बन जाता है। लेकिन खाली अगर कट आ जाए तो नहीं बनेगा। तो केस तो बना नहीं भाइपों का। भाइपो गए किस लिए थे? एक संजू कर्माकर नाम का एक बड़ा होनहार गुंडा था सोनारपुर में। अब सोनारपुर में उसने लोगों के ऊपर भयंकर अत्याचार कर रखे थे। वो टोलाबाज था वहाँ का, बड़ा टोलाबाज, और बड़े टोलाबाज ने
पूरी दुनिया को परेशान परेशान कर रखा था। 4 तारीख को लोगों के हाथ पड़ गया, पिटाई-विटाई हो गई और उस पिटाई में उसकी हो गई मौत। लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस इनको दिख गया कि भई ऐसा है, चलो हाँ, जाते हैं हम उनके पास और हम पूरा तमाशा करते हैं। लेकिन जब ये सोनारपुर पहुँचे, तो वहाँ पर पब्लिक को पता चल गया और पब्लिक सड़कों पर आ गई। इन्होंने पुलिस को समय रहते इन्फॉर्म नहीं किया, तो पुलिस साथ में थी नहीं। ये अपने स्टाइल में थे, स्वैग में थे। मैं अभिषेक बनर्जी, उनको पुराने ज़माने याद थे, जब पूरी जनता इनसे डर के काँपा करती थी। एक व्यक्ति ने इनको कभी कार्यकर्ता था, वो टीएमसी का ही कार्यकर्ता था, उसने इनके एक थप्पड़ मार दिया था सभा में, तो उस कार्यकर्ता की हत्या हो गई और उसकी जाँच भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब चूँकि नई सरकार आई है, तो कम से कम उस देवाशीष नाम के उस व्यक्ति की हत्या की तो जाँच होनी चाहिए। भाइपों के बड़े-बड़े जो खिलाड़ी हैं, वो सब भागे-भागे घूम रहे हैं, जहांगीर का पता नहीं कहाँ चला गया। शौकत मोल्ला भी भागा-भागा घूम रहा है और अभी देवाशीष सरकार का नंबर नहीं आया है। बहुत सारे और भी होनहार गुंडे हैं, जिनका नाम मैं धीरे-धीरे आगे जिनका जिनकी अरेस्ट नहीं होती है, उनके नाम मैं भी प्रकट करूँगा। प्रकट इसलिए करूँगा कि भई पहले तो प्रकट करते ही तुरंत नोटिस आ जाता था। कुछ भी प्रकट करो आप तुरंत नोटिस आ जाता था। नोटिस अभी ऐसा आता था कि चलिए लाल बाज़ार हाज़िर होइए। लाल बाज़ार हाज़िर नहीं हो तो कोलकाता पुलिस घर पे आ जाती थी। तो भई बड़ा सोच समझ के करना पड़ता था। बड़ा सोच समझ के करना पड़ता था। देखिए कि अगर किसी छोटे यूट्यूबर को पुलिस का नोटिस आ जाता है ना, तो खर्चे में ही इतना कमर टूट जाती है। तो इतनी इनकम नहीं होती है। एक यूट्यूबर की इतनी इनकम नहीं होती है कि वो पुलिस केसेस वगैरह झेल ले। इसीलिए हमने इसीलिए हमने ये लीगल एड वाला जो कार्यक्रम है, यह आरंभ किया है और कम से कम लोगों को ये होगा कि हाँ, हम उनकी सहायता कर पाएँगे यदि इस तरह का कुछ होगा। अब लिमिटेड हो गई हैं जगह। सबसे खतरनाक जो जगह थी, वो थी मैं आपको बता देता हूँ और सब जानते हैं, जो लोग भी हैं और जिन्होंने पुलिस केसेस झेले हैं। सबसे खतरनाक जगह 2 थी। एक पश्चिम बंगाल, एक कर्नाटका। हाई लेवल केसेस में तेलंगाना भी एक्ट करता था, लेकिन वो हाई हाई एंड माइटी के ऊपर ज़्यादा एक्ट करता था। लेकिन सबसे खतरनाक सामान्य लोगों के लिए कर्नाटका और पश्चिम बंगाल। अब कर्नाटका में भी सिद्धरमैया की सरकार हट गई है। तो 2 घोर हिंदू विरोधी क्षेत्र जो हैं, वो अब नॉर्मल हो गए हैं। केरला वैसा का वैसा है, तमिलनाडु वैसा का वैसा है। वैसे तमिलनाडु में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था। हाँ, स्टालिन वगैरह बकवास भरे कर रहे हैं कितनी भी, लेकिन वो इस लेवल तक इतना जाते नहीं थे बस, बहुत ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ते थे। लेकिन भाई, पश्चिम बंगाल पुलिस, खास तौर से कोलकाता पुलिस और कर्नाटका पुलिस, इन्होंने ये सब किया था। ये लोगों का डीजे बजाने में उस्ताद थे, तो अब वो डिम और जूतो डीजे अब हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, वो अब इन लोगों का जूता बजा रही है, तो फिर इनके ऊपर डिम और जूता बजा रही है, तो फिर क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? फिर से बता रहा हूँ, स्वतः स्फूर्त था और ये भी बता रहा हूँ कि पिशी और भाइपो पश्चिम बंगाल में जहाँ भी जाएँगे, वहाँ इसी प्रकार स्वागत होगा। क्यों? क्योंकि इनके तंत्र ने एक गाँव में एक ठेला लगाने वाले तक को अपनी टोलाबाजी से नहीं अछूता छोड़ा था। ये लोग सोनागाछी के वेश्याओं तक से हफ्ता वसूलते थे। इन लोगों ने हिंजड़ों तक से हफ्ता वसूला है। किसी को नहीं छोड़ा। समाज का कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा अवयव नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। तो भाई डिम और जूतो तो
बिल्कुल खाना ही पड़ेगा, डिम भी खाना पड़ेगा और जूता भी खाना पड़ेगा। तो भाईपो, अब तुम जो है छोटी बहुत हल्की फुल्की चोट आई है, उसको पहले संभालो और फिर आगे सोचना कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सोच समझ के जाना। जनता जो है अत्यंत रोष में है और इतना रोष, किसी से बात कर रहा था मैं प्रशासन में, वो कह रहा था कि साहब स्टालिन के मरने पे भी लोगों को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना इनके हारने पे हुई है, और स्टालिन के प्रति भी लोगों का इतना रोष नहीं रहा होगा जितना इन बुआ भतीजे के प्रति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।